देर पहले। अच्छा, तो कल मिले या आज मिला है? आज सर आज मिली है। आज मिला है तो फिर कर भी नहीं पाओगे, चलो कोई बात नहीं। सो वी विल डिस्कस इट टुमारो, ठीक है, या मे भी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। बाकी अभी तक का जो कुछ पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? नो सर। चलिए ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं अपन। आज कहाँ पर बात हो गई थी, जरा याद दिलाओगे मुझे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सॉरी, सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ाया था क्या तुम लोगों को? अरे सर, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तक पढ़ाया ऐसा बोलिए ना भाई, ऐसा बोलिए ना, सामने वाले को तो बताइए कि आप बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम बात कर चुके थे और उसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल्स हमने देख लिए थे। तो सिग्निफिकेंट फिगर या डायमेंशंस में किसी भी तरीके का किसी को डाउट है, मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल या ऐसा कोई डाउट हो तो बता पूछ सकते हैं हम। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो आप डीपीपी सॉल्व करेंगे तभी आएंगे, जो कि डीपीपी आपको अब एक मिली है आज। बाकी कंसेप्चुअली कहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम? I hope nobody is saying anything, so I am considering it as नो no, सर। right? यस सर। चलिए then. Okay then. So basically now we will move on to the next topic of this chapter, that is error. तो व्हाट इज एरर बेसिकली? एरर क्या है? मैंने कहा देखो, कोई भी आप मेजरमेंट करते हो, कोई भी मेजरमेंट आप कर लो, आप उसमें कुछ ना कुछ एरर करोगे ही करोगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई मुझे बोलते 110% की मैं सर मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत एक्यूरेट है, इसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई भी एरर नहीं है, तो शायद मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर वो एरर कितनी है मेजर्ड वैल्यू में और कितने तक हम उसको रखना चाहिए, और आप बोलते हो किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरर को बेसिकली ब्रॉडली दो टाइप में आप डिवाइड करते हो। वन इज रैंडम एरर एंड द सेकंड इज सिस्टमैटिक एरर। आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, इसमें छोटे छोटे दो तीन पॉइंट्स मैं बोलूंगा, आप अपनी लैंग्वेज में उसमें वहां ऐड कर देंगे। ठीक है, तो व्हाट इज रैंडम एरर? मैंने कहा देखिए, रैंडम एरर इज रैंडम इन नेचर। पहले बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक एरर की, नाम से समझ में आ रहा होगा। सिस्टमैटिक एरर हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम है, हमारी मेजरमेंट की प्रॉब्लम है, हम मेजर करते टाइम कुछ गड़बड़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डिवाइस खराब है ना? अगर हमारा डिवाइस ही खराब हो तो कभी कभी आप बोल सकते हो कि सर उसमें एरर आ जाती है, या फिर हमें देखने का तरीका हमारा सही नहीं हो, रीडिंग को पढ़ने का तरीका हमारा सही नहीं हो, तो भी आप बोलोगे कि वो सिस्टमेटिक एरर है। तो आप बोलोगे ऐसी एरर जो कि हमारे डिवाइस हमारे रीडिंग को पढ़ने या इस तरीके की वजह से होती है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, रैंडम एरर नाम ही है रैंडम, रैंडम इन नेचर, किस वजह से होती है हमें नहीं पता चलता। कभी कहीं टेम्परेचर बढ़ घट गया सराउंडिंग का, कहीं प्रेशर बढ़ घट गया सराउंडिंग का, राइट, या कोई अदर रीजन अननोन रीजन की वजह से अगर कोई भी एरर आने लगता है, उसको हम बोलते हैं रैंडम, एकदम रैंडम नेचर का है, हमें उसका एक्चुअल रीजन भी नहीं पता चल पाता कि वो किस वजह से आ रही है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि यस, दो कैटेगरी हो गई, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। अब जिस चीज का आपको रीजन ही पता ना हो, ठीक है, जिस चीज के बारे में आपको पता ही ना हो वो किस वजह से आ रही है, तो आप उसको खत्म ही नहीं कर पाओगे ना। सिस्टमैटिक एरर में आपको क्या है, रीजन पता होता है। क्या पता होता है? रीजन पता होता है कि यस, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस एरर, तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमने कहा हमारा डिवाइस खराब है, तो हम दूसरा डिवाइस ले आएंगे। हमने कहा हमें रीडिंग लेने का तरीका गलत है, हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो सिस्टमेटिक एरर कैन बी कंप्लीटली रिमूव। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दिस कैन बी कंप्लीटली रिमूव। जैसे मैंने बोला है, छोटे छोटे पॉइंट आप साथ साथ लिखते जाइए। रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर अननोन इन नेचर, रीजंस इनके कोई फिक्स रीजन नहीं होते, नोन होते हैं। सिस्टमेटिक एरर आपके रीजंस नोन होते हैं। ठीक है,
रैंडम एरर को आप पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, जबकि सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव कंप्लीटली। पहली चीज मैंने कहा सर। दूसरी चीज आप बोल सकते हो इनको रैंडम एरर को हम रिमूव तो नहीं कर सकते, बट कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि कई सारी रीडिंग्स लेके हम उनको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए कभी आपने देखा हो कि जब भी आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है तो आपको 5 रीडिंग्स 10 रीडिंग्स लेने को बोला जाता है। ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ताकि अगर आपकी मेजरमेंट में कोई भी रैंडम एरर आ रही है तो आप उसको मिनिमाइज कर पाओ। ठीक है, तो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स बट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव। अब सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में एक मेन पॉइंट होता है कि दे आर लाइक बोथ डायरेक्शंस में आपको ये मिलती है और ये आर यूनिडायरेक्शनल। व्हाट डज इट मीन? कभी आपकी रीडिंग बढ़ी हुई आ सकती है, कभी आपकी रीडिंग कम आ सकती है, इसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो रैंडम एरर जो होती है वो सॉरी इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। कभी रीडिंग बढ़ी हुई आए, कभी रीडिंग कम आए। रैंडम है यार, सब कुछ रैंडम चलेगा। सिस्टमेटिक एरर जनरली यूनिडायरेक्शनल होती है। अगर आपका डिवाइस खराब है तो या तो वो हर बार ज्यादा रीडिंग देगा या हर बार कम रीडिंग देगा, बट ऐसा नहीं होगी कभी ज्यादा देगा कभी कम देगा, राइट? तो जनरली जो डिवाइसेस खराब होते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि कभी तो आपको एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा रीडिंग दे रहे होते हैं और कभी आपकी एक डायरेक्शन में रीडिंग कम दे रहे होते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बेसिक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग अपने लेवल पे लिख रहे हैं ना? मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में छोटे छोटे पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, लिखिए जरूर, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे हेल्प करेंगे। मैंने कहा ये तो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हो गया, थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन होता है ये तो। खैर हमें तो रैंडम कैलकुलेशन करनी है एरर की। अब होता क्या है, अगर मैं एरर को बोलूं तो एरर होता है। मैंने कहा आपने जो मेजर वैल्यू मेजर की होती है और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें डिफरेंस ना। एक्चुअल मेरा अगर 2 सेंटीमीटर आना था और मेरा जो मेजर वैल्यू है वो 2.01 सेंटीमीटर आ रही है, तो आप क्या बोलोगे सर इसमें एरर है ना? तो मैंने कहा सर सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर बेसिकली आप बोलोगे जनरली ऐसे डेल्टा ए से मेजर करते हैं, दैट इज इक्वल टू मेजर वैल्यू बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो ए टी क्या है, ये ट्रू वैल्यू है, ये क्या है कोई मेजर वैल्यू है। ठीक है, तो आप बोलोगे दिस इज डेल्टा ए इज बेसिकली एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। कितना डिफरेंस आ रहा है दैट इज योर एब्सोल्यूट एरर। यस दैट्स द करेक्ट थिंग। आपने बोला ये तो मुझे सही है। अब अगर ट्रू वैल्यू ज्यादा आ रही है और मेजर वैल्यू कम है तो आप ए माइनस ए करोगे, और अगर आपकी मेजर वैल्यू ज्यादा आ रही है तो आप ए माइनस ए, डिफरेंस है ये, है ना? इसलिए मॉडुलस लगा है, इसका मतलब रिजल्ट हैज टू बी पॉजिटिव। एरर हैज टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। इस चीज को भी आप लिख दो। एरर कैन नॉट बी नेगेटिव, एरर हमेशा पॉजिटिव होगी। हम कहेंगे कितनी एरर है, ठीक है? एरर की बात करेंगे तो आप क्या करोगे, आप कभी कहेंगे इतनी एरर ज्यादा आती है तो आप उसमें कम कर दोगे, इतनी एरर कम आती है तो आप उसमें ऐड कर दोगे, बट एरर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा क्लियर है? खैर मैं क्या दूसरी बात कर लेते हैं। ये है ट्रू वैल्यू। अच्छा, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में डिफरेंस निकालना बहुत आसान लगता है सर, एरर निकालना तो बहुत आसान है। आपकी ट्रू वैल्यू उठाइए, मेजर वैल्यू उठाइए और उसको क्या कर डालिए, डिफरेंस ले लीजिए, एरर आ गया। मैंने कहा सर इतना आसान नहीं है। आप लोग क्यों? मैंने कहा सोचो अगर मेरे को इसकी ट्रू वैल्यू पता होती, मेरे को अगर इसकी ट्रू वैल्यू पता होती तो आप ये बताइए कि सर मैं मेजर क्यों करता। सिंपल एज दैट। मैंने कहा आपको मैं टास्क दूं कि सर इस बेंच की लेंथ 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है। एक बेंच है, बेंच की लेंथ है 2 मीटर, आप इसकी लेंथ मेजर करके बताओ कितनी है। तो मैं क्या बोलूंगा, सर 2 मीटर। मैं क्यों मेजर करूंगा, आपने खुद बोल दिया कि उसकी लेंथ 2 मीटर है। एग्री? तो मैं मेजर करूंगा तो उसमें थोड़ा बहुत एरर भी आ जाएगा, हो सकता है मेरी 1.99 निकले, हो सकता है मेरी 2.01 निकले। तो क्यों एरर बढ़ाना जब आपको पता है कि सर उसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। तो हमें ट्रू वैल्यू पता होगी तो हम मेजर करते हैं क्यों?
इसलिए ट्रू वैल्यू भी हमको पता नहीं होती है, तो सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो जो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? ट्रू वैल्यू इज बेसिकली आप बोल तो हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, कई सारी रीडिंग लेते हैं और उसकी एवरेज ले लेते हैं, दैट इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब समझ में? हम क्या करते हैं, हम कई सारी रीडिंग्स ले लेते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स ले लेते हैं और उनका एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, आपने बोला कि सर अच्छा, मैंने कहा फिर तो मेरे पास कौन सी एरर आई? मेरे पास तो कई सारी एरर आएंगी, पहली रीडिंग में एरर अलग आएगी, दूसरी रीडिंग में अलग एरर आएगी, तो हमें एरर कौन सा बताना है? तो हम एरर का भी क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं। मैंने कहा पहली रीडिंग में जो एरर आएगी उसको आप डेल्टा A1 बोलोगे, एंड दैट इज A2 माइनस A1। डेल्टा A2 दूसरी मिरर वैल्यू में रीडिंग्स में एरर होगी तो आप बोलोगे A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। आप बोलोगे सर डेल्टा AM क्या होगा? A3 माइनस AM। देखिए, तो इस तरीके से चल रहा होगा। तो मैंने कहा जो आप बोलोगे डेल्टा A जो होगा वो बेसिकली इन सबका एवरेज होगा। सारी जितनी भी एरर्स आई उनका एवरेज ले लिया मैंने, दैट विल बी योर एब्सोल्यूट एरर। तो दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर, दिस इज योर ट्रू वैल्यू। अब आप कभी भी किसी को रीडिंग जब देते हो, कोई भी मेजर वैल्यू की रीडिंग जब आप देते हो, तो आप कैसे लिखते हो कि सर दिस इज योर वैल्यू A इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस डेल्टा A। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर इसकी लेंथ कितनी है, इस मार्कर की लेंथ कितनी होगी? तो आप क्या बोलते हो? यार लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि यार इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। मैक्सिमम कितना ऊपर हो सकता है सर? 0.1 सेंटीमीटर। और मिनिमम कितना नीचे हो सकता है? आप बोलोगे 0.1 सेंटीमीटर, राइट? इसीलिए इसका एक और नाम होता है इसका एब्सोल्यूट एरर का, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर। इसीलिए इसका नाम क्या बोला जाता है? मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट एरर को हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी बोलते हैं। क्लियर? तो आप बोलोगे जनरली इसका मतलब क्या होगा कि या तो A की वैल्यू 80 प्लस डेल्टा A से कम या उसके बराबर होगी, या 80 माइनस डेल्टा A। ठीक है, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू आएगी या इसकी लेंथ जो होगी, वो अगर मैंने 10 सेंटीमीटर की ट्रू वैल्यू दी है, तो आप बोलोगे सर 9.9 से 10.1 सेंटीमीटर के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। 10.1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगी, इस बात की गारंटी ले ली आपने, और 9.1 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी, इस बात की आपने गारंटी ले ली जब भी आप किसी को क्या करते हो, कोई भी रीडिंग आप देते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, अब आगे जब आप करोगे तो देखिए ये जो ट्रू वैल्यू है उसी को हम A लिखना स्टार्ट कर देंगे। वो एक्चुअली आपको समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रू वैल्यू ओनली, राइट? हम A लिखेंगे तो समझ जाना कि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रू वैल्यू, एंड प्लस माइनस डेल्टा ये अलग लिखेंगे, मतलब ये एरर है। तो ये तो हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर, किस तरीके से फाइंड आउट करनी हो। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आजकल दे दिए जाते हैं, बहुत इजी सा लगता है कि यार ये तो क्या ही है। ठीक है, वो क्या कर देते हैं आजकल इस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं कि वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। आपने एरर्स मल्टीप्लाई करना, प्लस करना सब सीख लिया होता है, बट एक्चुअल में ये डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं होती। तो आपने तो वो फॉर्मूले वाले बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते हैं, और वो कई बार क्वेश्चन आप डेफिनेशन बेस्ड पूछ देते हैं कि बताओ इसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी। कई सारी रीडिंग दे देंगे, वो आपसे ट्रू वैल्यू पूछ सकते हैं, वो आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछ सकते हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड पूछते हैं। इसलिए मैं इतना बड़ा स्टेप करा था, मैं चाहता तो सिर्फ आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करके निकल जाता। ठीक है, अब बात होती है कि सर ऐसे ही इससे अच्छा ये बताओ 2 मीटर बड़ा एरर है कि छोटा एरर है, कोई बताए आप? बड़ा है। मैंने कहा सर दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर। 2 मीटर का एरर अगर आ जाए तो बड़ा एरर है कि छोटा? छोटा एरर है। छोटा है। अभी तो किसी ने बोला था बड़ा एरर है 2 मीटर का। वो आपने दिल्ली तो मैंने तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, आपको मुझसे पूछना चाहिए ना कि सर
किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? कहने का मतलब क्या है, अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिली हो एरर की, आप बता नहीं सकते कि ये बड़ा एरर है कि छोटा एरर है। एंड एरर हैज टू बी स्मॉल। 5-7% से ऊपर अगर आपकी एरर है तो आप मेजर वैल्यू आपकी बहुत खराब है। ये मान के चलो 5-7% से ऊपर मेरी एरर होनी नहीं चाहिए। इस चीज का हमको बहुत ध्यान रखना होगा। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि यार ये एरर ज्यादा है, ये एरर कम है, तो हम क्या करें, हमने एक और टर्म डिफाइन की जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब क्या हो गया? आपकी एक्चुअल एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एक्चुअल एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। आप जरा देखो, आपने लिखा यहाँ 2 मीटर, यहाँ लिखा 1200 किलोमीटर। ट्रू वैल्यू कितनी है? 1200 किलोमीटर। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये वैल्यू कैसी है, बहुत छोटी आएगी। अगर यही 2 मीटर होता और यहाँ पे आप बोलते 10 मीटर, तो 2 मीटर अपॉन 10 मीटर एक बहुत बड़ा एरर आ जाता है। तो रिलेटिव एरर से आप बता सकते हो, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं। फ्रैक्शन में लिखा है ना, फ्रैक्शन में दिख रहा है तो आप बोलोगे फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं। तो इससे आप बोलते हो कि सर हमको पता चलता है कि हमारी एरर बहुत ज्यादा बड़ी है या छोटी है। अगर मैं इसी में 100 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा परसेंटेज एरर आता है। क्या जाता है? परसेंटेज एरर। इसी रिलेटिव एरर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो आपको जो एरर है वो आपको परसेंटेज में मिलने लगता है। ठीक है? नहीं डाउट इन दिस? चलिए, कोई दिक्कत नो सर। नहीं नो है? सर। चलिए जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब। So please wait, don't rub. So please don't सॉरी, rub the whiteboard. So please don't rub the क्या बोल रहे हो? whiteboard. Sir, whiteboard को rub मत करिए. For 2 minutes. I cannot hear you. What do you think? So nothing. So leave. So nothing. आप चैट बॉक्स में प्लीज बोलिए क्या बोल रहे हैं। आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है। Sure, she क्या is anyone saying, जो so उसको लिखना है, उसको ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट, स्पेस छोड़ दो, राइट? और जैसे क्लास खत्म हो उसको वहां पे नोट डाउन कर लो। अगर ऐसे लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? कोई दिक्कत स्क्रीनशॉट लेने में? देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, उतना स्पेस थोड़ा छोड़ दो और आराम से बैठ के जैसी क्लास खत्म हो, डेली का बेसिस डेली आपको नोट डाउन करना है। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेने का आराम से टाइम देता हूँ, 10-15 सेकंड आराम से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। होगा क्या है, अगर ये टाइम मैं नोट डाउन के लिए लगाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, करीब करीब 5-7 मिनट लगेगा एक बार का बोर्ड नोट डाउन करने में। एंड देन क्या होगा, टाइम तो हमारे पास उतना ही है, तो कटौती छोटौती हो जाएगी एक्सप्लेनेशन में, वो दिक्कत हो जाएगा, है ना? सो वी वांट मोर एक्सप्लेनेशन, मोर कंसेप्ट। चलिए, नाउ अब हम बात करेंगे कि सर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे एरर को, राइट? कैलकुलेट एरर आपने, चलिए अब हम बात करेंगे हम एरर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। जब देखो एक मेजर वैल्यू उठाया है ना, और एक मेजर वैल्यू उठाने से तो क्या होगा कि आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर हमने बोला कि सर एक आपकी जो मेजर वैल्यू है वो किसी और क्वांटिटी को मेजरमेंट करने में यूज हो रही है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल एरिया, आप तो लेंथ मेजर करोगे ना। एरिया मेजर करने का तरीका क्या होता है, आपने लेंथ मेजर कर ली, ब्रेड्थ मेजर कर ली और आप एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देते हो। तो मेजरमेंट आपने लेंथ और ब्रेड्थ की थी, तो एरर तो लेंथ और ब्रेड्थ में आपको पता होंगे, बट यू वांट टू फाइंड द एरर इन द कैलकुलेटेड एरिया।
So what will you do and how will you calculate the error in the area? So that is called combination of errors. क्या बोलते हैं उसको? Combination of errors. ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की अगर हम बात करें, मैंने कहा पहला कॉम्बिनेशन होता है व्हेन ठीक है, आप क्या बोलते हो कि सर एक क्वांटिटी है जो कि दो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। सपोज दैट जो दो क्वांटिटी जो आप मेजर करने वाले हो वो ए है और बी है। तो क्या है? ए है और बी है। ए और बी को मेजर कराया हो तो आपको ए और बी की ट्रू वैल्यूज पता होंगी और ए और बी की में एरर्स पता होंगी, है ना। तो ए की अगर हम बात करें तो ए की ट्रू वैल्यू अगर हमने ए ही मान ली और प्लस माइनस डेल्टा ए क्या मान लिया, डेल्टा ए आपका एरर है। ऐसे बी की वैल्यू ट्रू वैल्यू बी मान ली और डेल्टा बी आपकी क्या हो गई, एरर हो गई। तो आप बताओगे एक्स एक क्वांटिटी है जो इन दोनों पे इस तरीके से डिपेंड कर रही है, यानी ए या ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। यानी या तो आप दो क्वांटिटीज को ऐड करके रिजल्ट निकाल रहे हो या फिर दो क्वांटिटीज को सबट्रैक्ट करके रिजल्ट निकाल रहे हो, दोनों के एरर्स के फॉर्मूले सेम चलते हैं तो हम उनको साथ में कंसीडर कर लेते हैं। मैंने कहा सर इस केस में आप क्या कहोगे कि सर इसमें एरर निकालनी है डेल्टा एक्स में, मतलब एक्स में एरर निकालनी है डेल्टा एक्स। तो जो डेल्टा एक्स आएगा वो आप कैसे आएगा, एक्स आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब अगर आपकी क्वांटिटी ए प्लस माइनस बी, चाहे ये एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, ध्यान रखना एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, दोनों ही केस में आपको x में एरर निकालना है तो क्या करोगे, डेल्टा x दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू दैट x दैट इज इक्वल टू द डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है तो भी एरर ऐड होगी, यहाँ माइनस आएगा तो भी एरर ऐड होगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में आप क्या हो डाल सकते हो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, दे कैन नॉट बी सबट्रैक्टेड। एरर्स को हम कभी कम नहीं करते, घटाते नहीं है, हमेशा एक एरर और दूसरे एरर को ऐड करते हैं। हमें हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी होती है, राइट। तो हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए निकालेंगे, इसकी भी एरर लेंगे इसकी भी एरर लेंगे, दोनों एरर को क्या कर देंगे, ऐड करके नई एरर निकालेंगे। चाहे आपका रिजल्ट जो ये फॉर्मूला है वो a प्लस बी आ रहा हो यहाँ पे रिलेशन में या a माइनस बी आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए देन मैंने कहा सर सेकंड, मैंने कहा सर अगर आपका x जो है वो a इंटू बी है, नाउ दो क्वांटिटीज हैं, मेजर क्वांटिटीज हैं और उनके प्रोडक्ट से एक तीसरी क्वांटिटी कैलकुलेट होकर आती है और आपको इसमें एरर बताना है जो ये क्वांटिटी कैलकुलेट होती आएगी। अरे ओके, कैसे बताएंगे, जस्ट होल्ड फॉर सेकंड। मम्मी पानी चल रहा है, मोटर बंद करवा दो। मम्मी पानी चल रहा है, फैल रहा है। चलिए, मैंने कहा सर x इज इक्वल टू a इंटू बी, करेक्ट। अगर आप बोलते हो x एक ऐसी क्वांटिटी है जो a और b के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें एरर निकालने का तरीका क्या होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस टाइप में बनेगा, यहाँ पे आपको डेल्टा x अपॉन x, ये x क्या होगा, इसकी ये ट्रू वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप रिलेटिव एरर निकालोगे, उसके बाद आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग x किया। तो अगर आप बोलते हो कि x is depending on the product of a and b, then the errors in the x can be find out by using this formula, that is delta x by x is equal to delta a plus delta b by b। मेरा थर्ड, ठीक है, थर्ड आप बोलोगे कि अगर x a और a by b के मतलब तरीके से डिपेंड कर रहा है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसमें एरर निकालने का तरीका भी सेम एज प्रोडक्ट है। ध्यान से ये देखिएगा कि गलती से ये मत सोच लीजिएगा कि सर यहाँ डिवीजन है तो अगेन यहाँ माइनस आ जाएगा। मैंने कहा सर एरर्स विल नेवर बी सबट्रैक्टेड, दे विल ऑलवेज बी एडेड।
ठीक है, चलिए then, मैंने कहा सर और अगर आपका कुछ इस तरीके से पावर पे डिपेंडेंट है, a की पावर m, b की पावर m अपॉन c की पावर p, कुछ भी ले लो, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? मैंने कहा इस तरीके में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आता है। डेल्टा x बाय x इक्वल टू a की पावर m है। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो? a की पावर m, b की पावर m और c की पावर -c, ऐसे लिख सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बोलोगे सर डेल्टा x बाय x कैन बी रिटन एज m टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाय b प्लस c टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाय c। ये मत सोचना सर यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ माइनस के लिखूंगा, क्योंकि फिर से वही बात है कि सर सब्ट्रैक्टेड ओनली एडेड, यस। तो आप बोलोगे कि दिस इज हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड इफ इट इज। अब ये और ये इसी के स्पेशल केस है, यहाँ पे a की पावर 1 है और यहाँ पे b की पावर 1 है। आप क्या लिखोगे? 1 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 इंटू डेल्टा बी बाई बी, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला बना रखा है। सिमिलरली आप बोलोगे यहाँ पे क्या है? a की पावर 1 और b की पावर -1 है, तो भी फॉर्मूला ये अब लगाया तो वापस ये रिजल्ट आया, है ना? तो ये है आपके कुछ केसेस। मैंने एक स्पेशल केस और आता है सॉरी, अगर रिलेशन कुछ ऐसा, अगर रिलेशन आपका ऐसा हो इस टाइप से, अगर आपका रिलेशन कुछ इस टाइप से आ रहा हो 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस टाइप के ऐसे रिलेशन कहाँ यूज होते हैं? आपको याद हो किसमें यूज होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कैसे होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से आता है, राइट? तो आप क्या बोलोगे कि सर इस टाइप के लिए स्पेशल थोड़ा सा याद रखना, ये टाइप से हो जाता है डेल्टा एक्स बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ डेल्टा एक्स बाय एक्स है, यहाँ पे डेल्टा एक्स बाय एक्स स्क्वायर हो जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल्टा बी बाय बी स्क्वायर। ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जो कि सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशंस में ही आपका यूज होगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? No, sir. चलिए देन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा। एक दो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर लेते हैं। जरा निकाल के बताइए क्या लिखोगे? पेरीमीटर एरिया कैसे लिख के दिखाओगे? आप इसको कैसे दोगे?
कौन आंसर नहीं आया अभी तक? एक क्या बोलोगे आंसर आया अभी तक? ओनली सर पेरीमीटर होगा 60.06, 60 प्लस 0.06 60 प्लस 0.06। 60.06 लिखोगे क्या? पेरीमीटर कैसी बातें कर रहे हो यार? आपने सारी चीजें सही निकाली है, बस आपका लिखने का तरीका गलत है। सर 60 प्लस माइनस 0.6। और वॉट? लीटर, किलोग्राम, न्यूटन, सर सेंटीमीटर स्क्वायर। सर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। सर सेंटीमीटर। भाई साहब यूनिट गड़बड़ा दोगे और आंसर यूनिट में गड़बड़ा जाओगे। देखिए एक या दो लोगों ने आंसर दिए हैं, बहुत ज्यादा आंसर मुझे नहीं मिले हैं, जान के आप लोगों को खुशी होगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, आप बोलोगे अगर इसकी ट्रू वैल्यू निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ था 20 प्लस ब्रेथ था 10 और इज बेसिकली 60 सेंटीमीटर। ये तो इसकी ट्रू वैल्यू हो गई। अच्छा देखो ये एडिशन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप बोलोगे इसमें जो एरर निकालने का तरीका क्या होगा? डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। जैसे मैं फॉर्मूला 10 बार लिखूंगा वैसा ही आपको भी फॉर्मूला 10 बार लिखना है। अगर आप स्टेप स्किप करोगे, फॉर्मूला लिखने मिस करने की कोशिश करोगे, भाई साहब गलतियां होंगी। मैंने कहा दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना दे रखा था यहाँ पे मैंने, शायद 0.2, और ये दे रखा था शायद 0.1 इसका, है ना? तो आप बोलोगे 0.2 प्लस 0.1, इसमें 2 और आएगा, ये चीज ध्यान रखना। वो क्यों आएगा वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6 सेंटीमीटर। तो जो पी की वैल्यू आप लिखोगे वो ऐसे लिखोगे 60 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे जरा देखिए कि सर अगर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन और उसमें कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो कांस्टेंट का, तो वो एरर के टाइम पे भी वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, इस चीज को ध्यान रखिए। बल्कि इसके अलावा जो फॉर्मूला मल्टीपल प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में अगर यहाँ पे 2 लिखा है या डिवाइड में यहाँ 2 लिखा है ना, डिवीजन वाले फॉर्मेट में 2 लिखा है, मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मेट में 2 लिखा है, या पावर वाले फॉर्मेट में या 2 3 कुछ भी आ जाए, उसको आपको एज इट इज एलिमिनेट कर देना है एरर कैलकुलेट करते टाइम। एरर में उस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मेट में यहाँ पे कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो वो एरर करते टाइम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा एरिया की अगर बात करूं तो एरिया होता है एल इंटू बी। तो आप लोग एरिया की जो ट्रू वैल्यू आएगी वो आएगी 20 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ लोगों ने इसमें भी एरर 0.6 निकाल के दी है, आई डोंट नो कैसे। मैंने कहा देखो डेल्टा ए बाय ए कैलकुलेट होगा इस वाले केस में, डायरेक्टली इनकी एरर ऐड यहाँ पर नहीं होगी। दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.2 बाय 20 प्लस 0.1 बाय 10
इसकी ये वैल्यू आएगी, जरा देखो ये आएगा 0.01। सही कर रहा हूँ क्या? ऐसे कुछ आ रहा है, सॉरी दोनों में 0.01 माइनस में। और ये वैल्यू आ रही है डेल्टा ए बाय ए की। इसकी आ रही है डेल्टा ए बाय ए की। मेरे को तो डेल्टा ए निकालना है, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू एरिया को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, एरिया की वैल्यू निकल के आएगी 200 200। प्लस माइनस 0.02। तो 200 इंटू 0.02 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? और 4 आ रहा है 4। क्या? 4 आ रहा है। 4 से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रही हो। क्लियर है? क्लियर? यहाँ पे एरिया की वैल्यू कितनी लिख दोगे? एरिया विल बी इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो ये चेक कर लेना बस। अरे यार आप लोग ऐसे बैठ जाते हो, सांप सूंघ जाता हो यार, एकदम कोई आवाज ही नहीं लगाते हो। सही है गलत है, हाँ सर आया हाँ नहीं आया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ये तो बनना चाहिए था आपसे। किसी आ भी गया स्टेप सर। में कोई किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। दे देंगे। हाँ भाई साहब, फाइंड आउट दिस। सर 5%। थप्पड़ खाएगा थप्पड़। फिर हम तेरे से तेरा नाम पूछा जाए, तू पड़ोसी का नाम बताएगा।
सर 7%। नहीं, आंसर 7% वाला कौन है? सर डेल ए सर 2% वो आ रहा है 2%, बी भी 2%। 7%। एक तो शिवम ने दिया, दूसरा किसने दिया यार? सर 2 का मैंने दिया सर, सही जिशान ने। निशान नहीं, एक किसी बच्चे ने आंसर दिया 7%। 7%। सर ए 2%, बी 2% और सी 3%। और सर डेल्टा जेड सर समझ नहीं आ रहा है इसका। सी का परसेंटेज 2 है, 3 कहां से हो गया बे? सर सी का सर 2 है सर, सॉरी सी सर। का परसेंटेज अगर 2 है भाई साहब। अच्छा सर, रुक जाइए सर। सब गलत दे रहे हैं आंसर, जो भी 7% दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। सर 9/2%। वो भी गलत है। और क्या गलत है, मैंने ये भी हिंट दे दिया आप लोगों को। सर ए का 2%, सर बी का 2% 6%। एंड सी का 3%। ए का 2 है, बी का 1 है और सी का 2 है। सर 6%। नहीं है, गलत है। मैंने शिवम को डांटते टाइम आप लोगों को हिंट भी नाइन दी बाई थी, आप फाइव क्या गलती कर रहे हो? 9/5 सर। क्या? 9/5। 9/5 क्या? सर जेड 9/5 सर। चलो देखते हैं। एक्चुअली इसका आंसर है यू कैन नॉट फाइंड। क्वेश्चन देखिए, मैं जानबूझ के क्वेश्चन दिया था, आप लोग जो 7% दे रहे हैं शायद सही है। अगर मैंने परसेंटेज एरर में जेड पूछा होता, क्या मैंने परसेंटेज एरर जेड पूछा आंसर देने वालों? Did I ask the percentage error in Z? No, sir. Then why are you answering me? I have asked for delta Z. Agreed? जब जो कि आप नहीं बता पाओगे, आप बोलोगे सर मैं क्यों बता रहा हूं कि आपको क्लियरिटी होगी भाई साहब आपसे पूछा क्या जा रहा है और आप क्या बताओगे। इसमें कई सारी चीजें पूछी जा सकती थी। वो Z की वैल्यू दे सकता था, आप बोलोगे जो डेल्टा Z बाई Z इनटू 100 दैट इज इक्वल टू, देखो आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये है, डेल्टा A बाई A पावर कितनी थी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ b की पावर 2 थी तो 2 इंटू डेल्टा b बाई b प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाई c। अब प्रॉब्लम है मुझे परसेंटेज एरर दे रखे हैं, मतलब दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। Yes. तो डेल्टा a बाई a इंटू 100 is given as 2% plus 2 into delta b by b into 100 is given as 1% plus 3/2 times of delta c by c into 100 that is 2%। सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 2 + 2 4 + 3 7%। सर ये वैल्यू तो 100 into डेल्टा z by z की आ रही है भाई साहब। क्या डिड आई आस्क फॉर दिस? No, sir. क्या मैंने ये पूछा? मैं तो डेल्टा z पूछा भाई साहब। क्वेश्चन देखें जरा, यही प्रॉब्लम है कि हम क्वेश्चन को बिना सोचे समझे सॉल्व करने लगते हैं। और मैं आपको पहले दिन से बोला था, क्वेश्चन को अप्लाई करना सॉल्व करने से पहले हमेशा आप ये पूछें अपने आप से कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा है। आप लोग क्या करते हैं, वो चीज देखते ही नहीं है, या चीज हम अप्लाई कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है, या क्यों गलत है क्यों सही है, यहाँ दिक्कत हो जाती है। मेरे से ये पूछा था तो आंसर 7% है जो मैक्सिमम लोगों ने निकाल लिया था। तो भाई साहब आप बोलोगे पहले इसे 100 से इधर डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे डेल्टा z बाई z आएगा। अगर मैंने ये पूछा होता तो आपको आंसर देते सर 7/100 दैट इज 0.07।
बट आई डिडंट आस्क फॉर दिस इवन। मैंने कहा सर अगर मुझे डेल्टा जेड चाहिए तो मुझे जेड पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पता नहीं है, 1% मैंने नहीं दिया। तो आप बोलोगे सर जेड तो डेल्टा जेड तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। हाँ, डेल्टा जेड बाय जेड फाइंड आउट करते तो इतना होता, ठीक है। तो मालूम है आप 7% वाला आंसर मैं चाहता तो वही पूछ देता, लेकिन मैं थोड़ा सा ये आपको ध्यान दिलाने के लिए, भाई साहब जो पूछा जाए तो सोचो तो सही, क्वेश्चन को अप्लाई या सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो एंड देन अप्लाई करो। आंख बंद करके बस पेन चलाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं तो मैक्सिमम लोगों ने ये फॉर्मूला भी नहीं लिखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने 95-98% लोगों ने फॉर्मूला नहीं लिखा होगा इसको। भाई साहब बस यही गलतियां करते होगे, यही फिजिक्स नहीं आते हैं मार्क्स। आपको लगेगा पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, बट मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, बस यही गलतियां कर जाओगे, यही मार्क्स आपके चले जाएंगे, ठीक है। चलिए देन शॉर्ट लेते हैं। फॉर्मूला लिखने का आलस जितना करोगे उतना ही दिक्कत देगा वो आपको। हाँ भाई, तो ये तो हमने बातें की एरर की। देखो एरर कैसे फाइंड आउट करना है। एरर को हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में, हमारे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये इस टाइप से लास्ट क्वेश्चन का है, परसेंटेज रहता है वो बात से 2-3 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप का सेम तो कुछ डेटा वेटा चेंज करके होता है, तो परसेंटेज एरर के क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स करवाता है वो, हमेशा ऐसे डेटा देगा जिससे आप छोटी छोटी मिस्टेक्स जरूर करो, ठीक है। वो इस टाइप का डेटा आपको हमेशा देगा कि आप मिस्टेक करते रहिए और अपने मार्क्स लगाते रहिए, ठीक है। और हमेशा पूछने का, देखिए नीट का एक यही बहुत खास बात क्या है कि नीट आपसे टफ चीज पूछता ही नहीं है। ये क्वेश्चन कोई टफ था क्या? एक बार पढ़ा, मेरे को लगता है इससे पहले भी लोगों को आता था, ना पढ़ने से पहले भी आता था, और अगर नहीं भी आता था तो आपने पढ़ा और तुरंत आपको समझ में आ गया। और नीट ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे 2016 में ही पूछा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। बट द थिंग इज, आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका वो ऐसा रखता है, घुमा के पूछेगा आपसे, आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा भाई कि व्हाट्स योर फादर्स नेम, वो क्वेश्चन को घुमा के बोलेगा भाई या व्हाट्स योर मदर हस्बैंड नेम, और वहीं उलझ जाओगे आप, ठीक है। तो नीट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, वो ये देखता है कि आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग है, आप क्वेश्चन को अप्लाई करते टाइम सोच कितना पाते हो। दूसरा, कहीं आप रटे हुए फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे। तीसरा कि सर आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपसे कोई चीज घुमा के भी पूछी जाएगी तो भी आप पूछ बता सकते हो। तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है वो, कभी भी ऐसे रटे हुए क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और टफ और ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। आउट ऑफ 45 क्वेश्चन आई विल से हार्डली 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, बाकी तो ऐसी होगी 2-2 लाइन में कैलकुलेशन होने के बाद मल्टीप्लाई डिवीजन ऐसे हो रहा है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 4 या 5 क्वेश्चन होगा जिसमें आपको रफ पे जाके थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 45 बहुत कम न्यूमेरिकल वो कोशिश ये करता है कि आपको कहीं पे भी ज्यादा कैलकुलेशन ना आए, ज्यादा उल्टे सीधे डेटा ना मिले, ठीक है। तो हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन का पूछे जाने का तरीका है, और आप वही करोगे। आपने तो क्वेश्चन देखा, स्टार्ट कर दिया पेन चलाना, आंसर मैच कराओगे, चारों में से नहीं मिल रहा है, एक काम करते हैं दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं, दूसरे मेथड से हिट एंड ट्रायल से एक ऑप्शन मिल भी गया, आपने टिक कर दिया, आपकी कोई गारंटी नहीं कि आपने सही आंसर टिक किया। वो क्या करेगा, इसी में डेल्टा जेड बाय जेड पूछ लेता, मान लो क्या करता है, डेल्टा जेड बाय जेड पूछ लेता, पहला ऑप्शन दे देता 7% और दूसरा दे देता 0.007। आप लोग क्या करते हैं सर, 7% पहला ऑप्शन टिक एंड कॉन्फिडेंस सर 5 नंबर हम करके आए हैं। बट एक्चुअली आते हुए क्वेश्चन में आप अपने 5 नंबर, सॉरी 4 नंबर आप प्राउड फील कर रहे होगे, बट आप 5 नंबर कमा के आए हो, जबकि क्वेश्चन आपको आता था, बट क्वेश्चन को हमने ढंग से चूक कर दिया पढ़ने में या उसको समझने में कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। आपका 7% मैक्सिमम लोगों का आंसर होता कि नहीं होता?
बट उससे वो पूछा ही नहीं था, वो तो पहला ऑप्शन उसने इसीलिए रखा हुआ था। आपसे तो वो चीज पूछा था जो सेकंड ऑप्शन में रखी हुई थी या थर्ड ऑप्शन में रखी हुई थी। तो हमेशा ऑप्शन ऐसे ही बनाए जाते हैं कि पहला ऑप्शन ऐसा होता है जो आप गलती करें तो आपका पहला ऑप्शन मैच करे, ठीक है। और आप वही गलती कर देते हो, हाँ पहला ऑप्शन मिल गया, वाह इससे अच्छी क्या बात है। तो हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा अवॉइड करें, आंख बंद करके पेन चला के सॉल्व करना बंद करें, पहले थोड़ा सोचें क्या पूछा है, क्या गिवन है, फॉर्मूला जरूर लिखा करें। और क्वेश्चन जब भी पढ़ रहे हो तो उसमें डेटा हाईलाइट कर लिया करें। जब आप पेपर पे पढ़ रहे होगे तो डेटा हाईलाइट कर लें, कॉपी पे सॉल्व करो तो पहले इंपॉर्टेंट डेटा लिख लो। लग रहा हो तो आपका कितना टाइम, मैंने कहा बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा भाई, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा कहीं और नाम देते हो सर ये इसके लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है, इसको करने में टाइम वेस्ट हो जाता है, आई एम सॉरी। चलिए रहे, मैंने कहा सर नाउ एक छोटा सा और हम बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्यूरेसी बेसिकली आप बोलते हो क्लोजनेस ऑफ योर मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ऐसे लिखो उसमें एक्यूरेसी। इट इज द क्लोजनेस ऑफ योर मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। आपकी जो वैल्यू मेजर होके आई है वो कितनी ज्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज है, उतनी ही ज्यादा आप बोलोगे कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है, योर मेजर्ड वैल्यू इज मोर एक्यूरेट। बट प्रिसीजन क्या है? सर प्रिसीजन ये बोलता है कि आप कितने डेसिमल के कितने बाद तक मेजर वैल्यू करके दे सकते हो, दैट वैल्यू इज मोर प्रिसाइज, करेक्ट। आप बोल सकते हो कि सर मैं सेंटीमीटर तक मेजर करके दे सकता हूँ, दूसरा बोलता है मैं मीटर तक मेजर कर सकता हूँ, बट मेरी ट्रू वैल्यू ज्यादा क्लोज आएगी एक्यूरेसी, तो हो सकता है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो, एग्री। तो प्रिसीजन का मतलब एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है, आपकी जो प्रिसीजन वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू है जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो, और एक्यूरेट वैल्यू जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट भी हो, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज भी हो, तो कुछ भी हो सकता है। बट इसमें बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगी। एक्यूरेट मतलब हाउ क्लोज माय वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, हाउ क्लोज, नहीं। प्रिसीजन की बात करते हो तो प्रिसीजन इज हाउ मोर, आप कह सकते हो मोर प्रिसाइज, मोर आप बोल सकते हो कि छोटे, मोर प्रिसाइज या मोर स्मॉल डेसिमल या और छोटे यूनिट तक आपने वैल्यू को मेजर करके दिया है, दैट इज मोर प्रिसाइज। मैंने फॉर एग्जांपल आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो है 4.52 सेंटीमीटर, ये मेरी ट्रू वैल्यू है। एक मेजर वैल्यू है मेरी जिसकी वैल्यू आप बोलोगे सर दैट इज 4.4 सेंटीमीटर, और दूसरी आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, और दूसरी जो वैल्यू है वो है मेरी 4.41 सेंटीमीटर। मुझे ये बताओ कि कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है या कौन सी वैल्यू ज्यादा ट्रू प्रिसाइज है, एनीवन? Which one is more accurate and which one is more precise? दोनों एक भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों एक ही हो, दोनों एक ही होगा। दोनों एक ही हो मतलब दोनों एक ही क्या? सर एक्यूरेट है दोनों। हाँ दोनों एक्यूरेट है, दोनों बराबर एक्यूरेट है। सर दोनों सर 4.52 और 6 के A1 और A2 बोलिए, A1 और A2 बोलिए। सर प्रिसाइज भी है सर ये, और एक्यूरेट भी है। तो दोनों प्रिसाइज नहीं है दोनों, अरे भाई इनमें से कौन ज्यादा प्रिसाइज है कौन ज्यादा एक्यूरेट है? अच्छा सर ज्यादा प्रिसाइज A2 है, और सर एक्यूरेट A2 is precise. सर एक्यूरेट तो दोनों ही है। सर एक्यूरेट A2, सर एक्यूरेट A2 है, और सर प्रिसाइज दोनों बराबर हैं। प्रिसाइज दोनों बराबर हैं, और आप बोलते हो एक्यूरेट A2 है, राइट? एक आंसर आया मेरे पास बहुत क्लियरली जो मेरे को समझ में आया। चलिए और कोई? एक्यूरेट सेकंड वैल्यू है, A2 एक्यूरेट सेकंड वैल्यू, प्रिसाइज भी सेकंड वैल्यू ही है। मतलब आपके हिसाब से दोनों ही
A2 है, more precise and more accurate, right? Anyone else? और कुछ? सर A2 प्रिसाइज है और एक्यूरेट दोनों है। Accurate दोनों बराबर हैं? सर क्योंकि उसमें भी अगर 4.52 में देखें तो 4.58 नहीं, बस सर एक सेकंड में, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एक्सप्लेनेशन, आई एम जस्ट आस्किंग क्या दोनों इक्वल एक्यूरेट हैं आपके अकॉर्डिंग? यस सर। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर आंसर? A2 ज्यादा एक्यूरेट है A2 ज्यादा एक्यूरेट है और और A1 प्रिसाइज। सर A1 ज्यादा प्रिसाइज। सर हाँ, A1 ज्यादा एक्यूरेट है और A2 और A1 प्रिसाइज है, दोनों बराबर A1 हैं। ज्यादा एक्यूरेट है और A2 और A1 प्रिसाइज बराबर हैं सर। दोनों बराबर प्रिसाइज है। यस चलिए, सर। और कोई? एनी अदर आंसर? और कोई कॉम्बिनेशन बताया क्या? यू वोंट, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट जितने कॉम्बिनेशन मुझे मिले उनमें से भी करेक्ट वाला कॉम्बिनेशन मिसिंग है। This is more accurate and this is more precise. मैंने कहा एक्यूरेट की क्या डेफिनेशन बताई? मैंने कहा एक्यूरेट की डेफिनेशन है हाउ क्लोज दिस इज टू द ट्रू वैल्यू। मैंने कहा अगर इसका मैं डिफरेंस निकालूं ट्रू वैल्यू से तो मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.08 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसकी क्लोजनेस निकालूं, दोनों का डिफरेंस निकालूं, तो शायद ये आ रहा है मेरा 0.0 नहीं, कितना आ रहा है 0.11 सेंटीमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो व्हिच वन इज मोर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू? A1। अरे कोई डाउट है इसमें पूछो। A1। क्या ये चीज समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर, समझ में आ गया। अरे क्लोजनेस चेक करने के लिए डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना भाई साहब, ट्रू वैल्यू और आपकी मिरर वैल्यू में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 0.08 सेंटीमीटर आ रहा है, जबकि यहाँ पे 0.11 सेंटीमीटर आ रहा है। प्लीज म्यूट करें, जिसका भी डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो आपको ये समझ में आया मैंने अभी क्या बोला? एक्यूरेट इज द वन व्हिच इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। तो डेफिनेटली दिस वन इज क्लोजर, so this is more accurate. प्रिसाइज का मैंने बोला कि डेसिमल के बाद या बोलोगे कितना छोटा तक आप मेजर कर सकते हो। मैंने कहा जरा देखो सेंटीमीटर में दोनों सेम यूनिट है, हाँ सर। इसमें डेसिमल के बाद दो प्लेसेस दे रखे हैं, इसमें डेसिमल के बाद एक प्लेस दे रखा है। और यू कैन से दैट, आप बोलोगे इसका मतलब है 4 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 4 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर and 1 decimeter. So this you have measured up to the decimeter भाई साहब, और छोटे लेवल तक मेजर करके दिया आपने। अगर आपने बोला लास्ट वाली डिजिट आपकी कैसी होगी? अनसर्टेन, मतलब इसमें अनसर्टेन होगी 6, या तो 6.5 हो सकता है या 6.7 हो सकता है। मतलब आप बोलोगे ये 6 मिलीमीटर से सीधा सीधा क्या हो जाएगा? या तो 7 मिलीमीटर हो सकता है या 5 मिलीमीटर हो सकता है, अगर मेरी एरर हुई थोड़ी बहुत। आंसर आपका सीधा सीधा क्या आएगा? या तो 4 सेंटीमीटर 7 mm आएगा या 4 सेंटीमीटर 5 mm आएगा। इसमें लास्ट डिजिट इज 1, इसमें ये वैल्यू 1 की जगह 2 हो सकती है 3, मैंने, लेकिन ये 4 mm विल बी फिक्स्ड। दिस 4 mm इज नॉट गोइंग टू बी, यहाँ पे मिलीमीटर में एरर्स बढ़ेंगे घटेंगे, यहाँ पे मिलीमीटर में घटेंगे और यहाँ डेसीमीटर में घट रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे जो प्रिसाइज वैल्यू है वो ज्यादा प्रिसाइज है भाई, ज्यादा आप बोल सकते हो कि क्लोज डेसिमल तक दे रखी है। बहुत अच्छा फाइन इंस्ट्रूमेंट हमने यूज करने की कोशिश की, भले ही मेरी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आई, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट दैट इज मोर प्रिसाइज, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे डार्ट वाला गेम खेलते हो, है ना, तो आप क्या बोलते हो कि किसी का आ रहा है 10, एक आया 2,
एक आया 4, एक आया 6 मार्क्स, ऐसे आए। और जबकि एक दूसरा बंदा आया उसने चारों के चारों 8 पे मारे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर, ठीक है, आप क्या बोलोगे कि सर आपकी, भाई आप, मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन सबको क्लियर है? अगर एक दो बच्चों को नहीं आना है तो सेम रिक्वेस्ट करूंगा कि रिज्वाइन करें। ये जो अब ठीक है ना, ये अब आपकी तरफ से ठीक हुआ है, ठीक है, आपका जो नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है। चलो खैर, बिकॉज आई थिंक अभी पिछले 1 घंटे की क्लास में मेरी तरफ से अभी एक बार भी इशू नहीं आया, ठीक है, सबको क्लियर आ रहा है। चलो खैर, क्या बोल रहा था मैं, यार तो फ्लो हो, क्या बोल रहा था भाई? जो फेंकते हैं बात, अगर एक इंसान चारों पे एक ही में चारों फेंक दे। हो गया, क्या बोल रहा था? खैर चलो हम दोबारा साइज से के बात बारे में करते बता हैं, रहे थे। है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सर आपका अगर डिवाइस, हाँ डार्टिंग वाला एग्जाम्पल देता है, राइट। तो आप क्या बोलोगे कि मैंने एक बंदे ने 2, 6, 8, 10 ऐसे 4 डार्ट पे स्कोर किया, और दूसरे बंदे ने सर सारे के सारे 8 पे आए, या फिर मैं कहता हूँ एक आध 7 और 8 पे आए, तो ही इज मोर प्रिसाइज। आप ऐसे कह सकते हो, बिकॉज वो ऑलवेज वहीं पे जाके उसकी वैल्यू आ रही है, मतलब ना इधर कम हो रहा है, कम और ज्यादा बहुत कम हो रहा है, तो दूसरे बंदे का क्या है, कम बहुत हो रहा है, ज्यादा बहुत हो रहा है, कम बहुत हो रहा है ना। तो आप बोलोगे ही कैन बी एक्यूरेट समटाइम्स, उसकी वैल्यू 10 पे भी आ रही है, ही कैन बी मोर एक्यूरेट समटाइम्स, बट उसमें जो बीच में गैप एरर्स होंगे वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे दैट इज मोर प्रिसाइज एंड दैट इज मोर एक्यूरेट। अगर कुछ गिवन नहीं होता है तो आप ध्यान रखना कि सर मैक्सिमम जनरली मोर प्रिसाइज वैल्यू इज टेकन एज मोर एक्यूरेट एज वेल। हम बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होंगे तो हमारे चांसेस भी एक्यूरेसी के बढ़ जाते हैं ना। तो अगर कुछ गिवन ही ना हो, है ना, कुछ भी गिवन नहीं हो, या फिर आप बोलते हो एक मास की यूनिट दे रखी है और एक सेंटीमीटर की यूनिट दे रखी है जो आपस में कंपेयर भी नहीं कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, जो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी वही ज्यादा एक्यूरेट भी होने के चांसेस, तो हम उसी को एक्यूरेट मानते चलेंगे। बट अगर ऐसे कंपैरिजन दे रखा हो दो वैल्यूज का, तो हम बाकायदा कंपैरिजन करेंगे और हम बताएंगे व्हिच वन इज मोर एक्यूरेट, व्हिच वन इज मोर प्रिसाइज। करेक्ट? एनीथिंग, एनी डाउट्स, इज इट क्लियर? यस सर। चलो, so this is all about error. ठीक है, बाकी अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक बीटीपी ऑलरेडी आपको मिल गई है एंड होपफुली एक बीटीपी और मिल जाएगी आपको, है ना। बहुत ही जल्दी जल्दी बीटीपी मिलेंगी भाई साहब, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी प्रैक्टिस में आप बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतें, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, और जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए रहने है, तो ये था पहला चैप्टर। इसमें मोर और लेस हमने सारी चीजें कवर करी हैं। बाकी एक आध छोटे मोटे कंसेप्ट जो होते हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू हम सीखते हैं, और वो क्वेश्चंस आपको डीपीपी में दिए जाते हैं, राइट। तो आप डीपीपी में जब उन क्वेश्चन को आप करोगे तो वहाँ पे छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है जो क्वेश्चन के थ्रू ही आप सीखोगे, एंड देन वी लर्न थ्रू दिस डाउट डिस्कशन एंड ऑल, राइट। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी। ये तो देखिए एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक है, 11th की एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक है, ठीक है। अब हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं वो अभी थर्ड फोर्थ टॉपिक नहीं है, बल्कि अब आपके फिजिक्स में आगे यूज होने वाली दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने शायद आपको पहली क्लास में बताई थी, दैट इज वेक्टर्स एंड द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मैथमेटिकल मतलब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत से सीख लेना बहुत ज्यादा। हालांकि मैं आपको बता दूं बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन आपके नीट लेवल पे पूछा जाता है, या इससे ज्यादा तो आपके बोर्ड लेवल पे आपके डेरिवेशंस में यूज होता है। जिन्होंने 12th किया होगा बोर्ड, उसमें आपके डेरिवेशंस आए होंगे, उन्होंने कई सारे इंटीग्रेशंस आपके यूज हुए होंगे वहां पे। तो
तो आपके जो एग्जाम लेवल है तो उसमें तो और बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर बेसिक डिफरेंशिएशन होता है, मुझे बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो अच्छे से सीख लेना, बिकॉज डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और अगर हमें नहीं समझ में आता तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी हम छोड़ के चले आएंगे, जो कि हमारा एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो मैंने कहा डिफरेंशिएशन से पहले अगर हम बात करेंगे, वैसे एक फंक्शन की बात करेंगे y इज इक्वल टू fx, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है ना, y इज इक्वल टू fx, यानी इसका एग्जांपल हम देंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको हम क्या बोलते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। आप बोलोगे ये y इज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा ऐसे समझो आप कि सर एक ये आपकी एक मशीन है, यहाँ पे आप इसको इनपुट दे रहे हो और एक आउटपुट ले रहे हो, यहाँ पे आपका इनपुट जो है वो x है और आउटपुट क्या है, y है, और बीच में ये फंक्शन है, मशीन एक फंक्शन का काम कर रही है। दैट मीन्स सपोज दैट दिस इज अ जूसर, दिस मशीन इज अ जूसर, एक फंक्शन है जूसर है, मतलब इसमें आप कोई भी चीज डालोगे वो उसका जूस बना के आपको देगा। मैंने कहा अगर आपने x को ऑरेंज इनपुट में दिया तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ऑरेंज जूस मिलेगा। इनपुट में अगर आपने एप्पल दिया तो आपको एप्पल जूस मिलेगा। तो बेसिकली दिस आउटपुट विल डिपेंड ऑन द इनपुट एज वेल, और यू कैन से दैट दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। जैसे जैसे आप एक्सचेंज करोगे वैसे वैसे y चेंज होगा, गेटिंग माय पॉइंट। एंड बीच में क्या है, फंक्शन एक डिफाइंड है, भाई साहब इसका काम है जूस निकालना। ऐसे आप बोलोगे ये फंक्शन एक डिफाइंड है जिसमें आप x की अलग अलग वैल्यू दोगे तो आप बोलोगे y की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, दैट इज कॉल्ड y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर फंक्शन हो गया, है ना। यानी x की आप कोई भी वैल्यू दोगे वो आपको उसको स्क्वायर करके आपको आउटपुट में देगा। x की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर दोगे तो वो क्या करेगा, वो आपको उसका स्क्वायर करके आपको वापस देगा, है ना। तो स्क्वायर करना एक फंक्शन हो गया, डिफाइंड है, मशीन में आप कुछ भी डालोगे वो उसका स्क्वायर करके आपको दे देगी। तो वो इनपुट के फॉर्म में क्या दोगे x, आउटपुट में क्या मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। इट्स अ स्मॉल एग्जांपल, मैंने कहा बहुत सारे वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स होते हैं। अब बात आती है डेल्टा x, क्या डेल्टा y की, व्हाट इज डेल्टा x। आप बोलोगे सर डेल्टा x इज चेंज इन x, इसको हम x फाइनल माइनस x इनिशियल भी बोल सकते हैं, है ना। सिमिलरली आप बोलोगे डेल्टा y क्या हो गया, y फाइनल माइनस y इनिशियल, यानी चेंज इन y। This delta x is change in x, x की वैल्यू अभी 1 है, थोड़ी देर बाद हमने x की वैल्यू 2 डाली तो x की वैल्यू में कितना चेंज किया, 1। x फाइनल कितनी है 2, x इनिशियल कितनी थी 1। तो आप बोलोगे जब x की वैल्यू 1 रखी थी तो y जो आएगी इसको y इनिशियल बोलोगे ऐसे 1 का स्क्वायर, और अगर आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आएगी 4, दैट इज y का स्क्वायर, तो सॉरी दैट इज y फाइनल, दैट इज 4। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैंने पहले x की वैल्यू को 1 रखा तो y की वैल्यू आया 1, x की वैल्यू को 2 रखा तो y की वैल्यू आया 4। दैट मींस x को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डेल्टा x की जो वैल्यू आई है वो आया 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, और डेल्टा y की वैल्यू कितनी आ रही है, आप बोलोगे सर 4 - 1 दैट इज, मतलब आपने जब x को 1 से चेंज किया तो y में 3 से चेंज हो गया, y में किससे चेंज हो गया, 3 से चेंज हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे दैट इज चेंज। अब आप क्या बोलोगे कि सर अगर मैं कोई ऐसे लिखूं डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन y with respect to change in x, इसको ऐसे बोलते हैं। जब आप x को चेंज कर रहे हो तो बताओ y किस रेट से चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो x को सिर्फ आपने 1 से चेंज किया, y 3 टाइम्स हो गया, 1 से 3 टाइम, मतलब x को सिर्फ 1 से चेंज किया, y में चेंज 3 हो गया, मतलब x के कंपैरिजन में 3 टाइम ज्यादा चेंज हो गया। इसको हम बोलते हैं किस तेजी से y चेंज हो रहा है जब हम आप x को चेंज कर रहे हो तो। एग्री? अगर ये चेंज बहुत छोटे हो जाए
बहुत ज्यादा छोटे हो जाएं। मैंने कहा कितने छोटे हो जाएं? सर फॉर एग्जाम्पल दिस चेंज इज इक्वल टू 0.0000, एक हफ्ते तक जीरो का ड्राफ्ट करो और फिर 1 रखो, इतना छोटा चेंज, ठीक है। मतलब वो ऑलमोस्ट जीरो हो चेंज, लेकिन जीरो नहीं, है ना। कोई चीज आपके लिए जीरो हो सकती है लेकिन किसी और के लिए जीरो नहीं हो सकती। मैंने फॉर एग्जाम्पल आई थिंक सबके घरों में होता है, टूथपेस्ट खत्म हो जाता है ना, आपके लिए तो मम्मा टूथपेस्ट खत्म हो गया दूसरा निकालो, बट मम्मा के लिए वो टूथपेस्ट खत्म नहीं हुआ है, वो आपके लिए जीरो हो गया है, मम्मा के लिए अभी भी वो कुछ है। तो व्हाट डू यू से दैट दिस इज नॉट जीरो बट इट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो इतना कम हो गया है कि आप उसको जीरो मान सकते हो। वहीं दूसरा बंदा हो सकता है उसको जीरो नहीं मान पाए। तो कुछ कंडीशन में तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, बट कुछ कंडीशन में आप उसको एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इतना छोटा चेंज हो जाए तो डेल्टा एक्स को आप क्या बोल सकते हो, डी, और डेल्टा वाई को आप क्या बोल सकते हो, वेरी स्मॉल चेंज। ध्यान रखिए, जब चेंज बहुत छोटे छोटे हों, बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके चेंज कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर उसको हम बोलते हैं dx या dy, वेरी स्मॉल चेंज। ये d इंटू वाई लिखा है ना, ये एक टर्म है dy। कुछ लोग उसको क्या करते हैं कि सर ये d इंटू वाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर मैं ऐसा लिख दूँ dy बाई dx, तो d से d कैंसिल कर देगा ना, ये मत सोच लेना, ये एक टर्म है dy और dx। तो आप बोलोगे सर अब हो गया, तो यही dy बाई dx जो है इसको क्या बोलोगे सर, यही तो है y को किस रेट से चेंज कर रहे हो अगर x चेंज हो रहा है, तो इसी को तो हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मैथमेटिकल लोग इसको एक अच्छा टर्म नाम दे देते हैं डिफरेंशिएशन, बट एक्चुअली इन शॉर्ट इट इज द रेट एट व्हिच द y is changing with respect to the change in x, है ना। इसी को नाम देते हैं डेरिवेटिव ऑफ y, अलग अलग नाम से जाना जाता है, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। इसी को नाम से ये भी जाना रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो बहुत सारे इसके नाम हैं, कई नामों से ये डेल्टा भी जाने जाते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, एक तो इसको dy बाई dx लिख दो, या फिर इसको y डैश भी लिखा जाता है। अगर y यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है तो इसको dy बाई dx लिख लो। यहाँ वेरिएबल कौन है, x है, वेरिएबल मतलब जो चीज चेंज करोगे पहले उसके रिस्पेक्ट में ये चेंज होगा, तो यहाँ पे dy बाई dx है। या फिर मैं इसको y डैश लिख दूँ, उसका मतलब भी क्या है सर, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। या फिर मैं इसको f डैश x लिख दूँ, अगर ये फंक्शन ऑफ x था तो ये उसका डिफरेंशिएशन कौन क्या लिख देते हैं, f डैश ऑफ x। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब यही जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा था चेंज, अगर x को 1 से चेंज करेंगे तो y से चेंज हो रहा है, ऐसे ही हमने चेंज कर करके कई बार कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन किया तो हमने कुछ दूसरे फॉर्मूले बना लिए, और वही कुछ 5-7 फॉर्मूले हमको याद रखने पड़ते हैं। अगर हम वो अच्छे से सीखे तो डिफरेंशिएशन हमारे लिए कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन हमारे लिए बहुत सिंपल। मैथ्स में कितना होगा भगवान जाने, हमारे नीट लेवल के लिए डिफरेंशिएशन बहुत तुच्छ सा सब टॉपिक है, बहुत छोटी छोटी चीजें, मुझे फॉर्मूले वगैरह याद रखिए और मुझे उसको सॉल्व करना आना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए। तो मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बेसिक मैंने कहा, if y is equal to x की पावर n, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा हो तो आप बोलोगे इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हो, आप बोलोगे सर dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको n को बाहर ले लोगे और x की पावर हो जाएगा n माइनस 1। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमें एज इट इज याद रखने पड़ेंगे और एज इट इज अप्लाई करने पड़ेंगे। मैंने कहा सर y इज इक्वल टू
sin x, आप बोलोगे सर dy by dx इज इक्वल टू cos of x, साथ साथ लिख भी सकते हो, बहुत छोटी छोटी चीजें आप चाहो तो। थर्ड y इज इक्वल टू cos x, तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin। मैंने कहा था फोर्थ y इज इक्वल टू tan x, तो dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर। y is equal to e की power x, तो dy by dx is equal to e की power x। y is equal to log base e x, ठीक है, इसको हम log base e x को हम ln of x भी बोलते हैं, ठीक है। log थोड़ा बहुत बेसिक आपका px वगैरह आप जब पढ़ोगे तो आपको केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर dy by dx कितना हो जाएगा 1/, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए आपके डिफरेंशिएशन में। मैक्सिमम तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यही फॉर्मूले यूज, इससे ज्यादा फॉर्मूले आपके डिफरेंशिएशन में यूज नहीं होते। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई परेशानी? नो सर। चिंता हो गया क्या? जस्ट रीजनिंग। अरे उस पर हम इडली बना रहे थे, वो चीज़ बनी थी ना। अरे इसमें पे आलू पाल के डाल दिया। Now they clear? Take the screenshot. चल। Am I audible? Yes, sir. हाँ, please, thank you. चलिए, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी भी तरीके का? नो सर। अब इसके कुछ हमारे रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन को करने के। चलो रूल से पहले मैं कुछ एग्जांपल देता जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी मुझे आप एक बार सॉल्व कर लें, फिर मैं जब आंसर पूछूं तो बता दूंगा। सॉल्व करते हैं इसको साथ साथ जल्दी। नहीं आते। हाँ भाई, पहले का आंसर कितना आ रहा है? 3x²। इसका आंसर आएगा y डेश आएगा 3x²। इसका बताइए। हाफ x। हाफ एक्स बस 1/2 1/2 root x. Root x. y डेश आएगा 1/2 रूट, ऐसा आएगा। Yes, sir. इसका बताइए। देखो भाई, इसमें देखो ये Minus- इसको आप x की पावर 1/2 लिख सकते हो रूट x को। ये पावर 1/2 इधर आएगा तो 1/2 हो गया, और अगर x की पावर -1 होगा तो 1/2 -1 इज -1/2। तो आप बोलोगे सर -1/2 मतलब नीचे लेके आओगे तो x की पावर 1/2,
और x की पावर 1/2 को आप बोलते हो रूट x। तो ये समझ ले, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है दोबारा मुझसे, बट समझ जरूर लें। हाँ जी भाई, y इक्वल टू 1/x -1/x²। -1/x²। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई, डाउट नहीं लेके जाना, यही पूछ लेना भाई साहब, छोटा से छोटा हो। मुझे मालूम है बहुत से लोगों को डिफरेंशिएशन की डी भी नहीं आती है। So ये थर्ड आप वन बताइए। ये टर्म में मत बैठे रहना कि सर मैं पूछूंगा छोटी सी चीज, बगल वाला क्या सोचेगा, बगल वाला भी यही सोच के बैठा हुआ है। सर थर्ड वन बता दीजिए। कौन सा वाला ये? यस सर। ये क्या लिखा है, इसको आप देखते हो x की पावर -1। अच्छा ठीक है। तो -1 इधर आएगा तो ये आएगा कितना, -1, और x की पावर -1 तो x की पावर कितना हो जाएगा, -2, और नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2। चलिए ये वाला कितना होगा बाय डैश? सर -5/2 x की पावर -7/2। -5/2 into x की पावर 7/2। कोई भी डाउट लेके नहीं जाएंगे, इसका आंसर बता दो जिसे। 3/2 x की पावर 1/2। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स थे, ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, ये डिफरेंशिएशन तो हमको आना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कहीं किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, डाउट घर पे लेके मत जाना। आप लोगों को डीपीपी मिल जाएगी, एक मिल चुकी है ऑलरेडी, और एक शायद शाम तक आपको और मिल जाएगी। अगली क्लास में दोनों ही डीपीपी करके आएंगे, कोई बहाना नहीं, कोई टाइम कमी नहीं सर, सब टाइम है आपके पास। अब इसके बाद पूरा दिन आपके पास पड़ा है, टाइम वेस्ट करोगे तो इसका मतलब सिलेक्शन खोगे। सब छोड़ दो, साल के महीने के लिए डॉक्टर बन के निकलोगे, इस बात की गारंटी मेरी है, और नहीं छोड़ पाए तो नहीं निकलोगे, इस बात की भी गारंटी मेरी है। बाकी श्रद्धा आपकी। चलिए देन, आज पे इतना काफी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। किसी को और कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए, नो सर। थैंक यू एवरीवन, गुड Thank you. आफ्टरनून। थैंक यू सर।